निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज यानी 18 अगस्त 2021 को बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी किया गया है। यह अधिसूचना विशेष रूप से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति एवं सेवा शर्त एवं उससे संबंधित नियमावली है। नियमावली में क्या कुछ विशेष है उस पर एक नजर डालेंगे, जो विशेष होगा उसी पर एक नजर डालेंगे। स्टार्टिंग में सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या कुछ लिखा गया है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल के द्वारा राज्य के माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्त को विनिश्चित करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं। यानी एक नियमावली बनाया गया है किस तरीके से प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति होगा, क्या उसके शर्त रहेंगे, इसके बारे में पूरा लिखा गया है। स्टार्टिंग में प्रस्तावना रखा गया है। प्रस्तावना में सारा प्रोसेस मतलब कुछ बताया गया है और इसमें निजी जो विद्यालय हैं उससे भी संबंधित है, मतलब वो लोग भी बन सकते हैं। कैसे, चले देखते हैं। स्टार्टिंग से पॉइंट 2 से इसे ऊपर में स्टार्टिंग में पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हैं। मैं एक बार इसे दिखा देता हूँ, ये पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका लिंक मैं आधे घंटे या 1 घंटे में इसका एक्सटर्नल लिंक हम इसका डाल देंगे, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक ना बाद में आप खोजते हैं को नहीं मिलता है, क्योंकि पिछले वीडियोस में आप लोग कमेंट करते हैं जो नियमावली इससे पहले बना हुआ था तो आपको नहीं मिलता है। तो इसका एक्सटर्नल लिंक ही डालूंगा, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं नहीं डाल रहा हूँ। वैसे ये ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, लेकिन हो सकता है आगे चल के ये हट जाए, लिंक मतलब इधर उधर हो जाता है इसलिए। 2 नंबर है संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ। कहा है इसमें, यह नियमावली बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति हस्तांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2021 कही जाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवित होगी, यानी आज से समझिए कि ये चल रहा है। परिभाषाएं हैं, यानी शॉर्ट जो नाम होता है उसके बारे में है। जैसे सरकार से अभिप्रेत है बिहार सरकार, प्रशासनिक विभाग से अभिप्रेत है शिक्षा विभाग। बाकी सब आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से ये सारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, यानी शॉर्ट नाम है उसको विस्तार पूर्वक यहां बताया गया। संवर्ग का गठन, शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय का संवर्ग होगा। यह संवर्ग प्रमंडल स्तर का होगा, यह प्रमंडल स्तर पे होगा। प्रधानाध्यापक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे, यानी जो भी पद होंगे सारे पद किससे भरे जाएंगे, सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। यानी एक तरह का एग्जाम होगा, एग्जाम में पास होइएगा और उस पे मतलब उस पे बहाली हो जाएगा। यानी प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नलिखित होगी। यानी क्या चाहिए, इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो पहला, भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो। तो एक चीज तो क्लियर समझिए आप कि अगर बिहार के बाहर के निवासी हैं तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। यानी यहाँ पे केवल भारत के नागरिक के साथ साथ आप बिहार राज्य के निवासी हो तभी इसका फॉर्म आप डाल सकते हैं। आगे लिखा गया, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना। स्नातकोत्तर स्नातक के बाद होता है, जैसे पीजी वगैरह जो आप कहते हैं वो, उसमें 50% अंक आपका होना अनिवार्य है। इसके साथ ही 5% की छूट भी दी जाती है। तो किनको, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर रखिएगा कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया है और इन्हें 5% की छूट दी जाएगी, यानी 50 से 5% कम, यानी 45%। आगे भी लिखा गया, मौलाना मजरूल हक, अरबी, फारसी, ये सारी चीज़ अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, समतुल्य माना जाएगा जो इस विश्वविद्यालय का है। तो इसके बाद है, इसके अतिरिक्त यानी ऊपर में एक तो आप बिहार के निवासी हैं, उसके बाद आपके पास ये है स्नातकोत्तर का डिग्री है 50% जनरल, बाकी जो कमजोर वर्ग वगैरह के हैं, अनुसूचित जनजाति वगैरह, उन्हें चाहिए आपको 5% कम। इसके बाद अगला जो पॉइंट है 3 नंबर, मान्यता प्राप्त संस्था से बीएड, इसके बाद आपका BA एड, BSc एड उत्तीर्ण होना है। यानी अगर मेनली रूप से बीएड हम लोग रन करते हैं, बाकी सब भी जो लिखा हुआ वो भी आप देख सकते हैं। तो मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर बीएड वगैरह हैं तो
जाहिर सी बात है, और शिक्षक बहाली में तो बीएड होना अनिवार्य है ही, तो बीएड वगैरह ये सब किए हैं तो इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद चौथा जो महत्वपूर्ण है, वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्ति शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना। वर्ष 2012 यानी 2012 से पहले के इसमें नहीं आ सकते हैं, 2012 के बाद ही। आप जानते हैं कि जो टेट हुआ था 2012 के अंतर्गत हुआ था, तो 2012 या उसके बाद 17 में भी हुआ है और 12 का भी है, और उसके बाद जो आप टेट वगैरह निकाले को उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु पात्रता परीक्षा जो होता है वो उत्तीर्ण होना चाहिए, एनटीटी उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके बाद पांचवा जो है वो मुख्य है और विशेष भी है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। और ये अगर आप अभी शिक्षक बनते हैं तो ये आगे के लिए है आपके, अभी आप नहीं बन सकते लेकिन आगे के लिए है। तो देखिए अनुभव इसमें चाहिए। अनुभव में क्या चाहिए? राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा। अब ऐसा नहीं कि बीच में कुछ हुआ हो, कुछ प्रॉब्लम हो और ये डिस्कनेक्ट वगैरह हुआ हो, तो उस तरह का नहीं। न्यूनतम आपको 10 वर्ष लगातार सेवा आपने दिया है तो, या सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी से स्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार सेवा। यानी कुछ ऐसे भी होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं, तो निजी विद्यालय जो होते हैं, मतलब विद्यालय कहने का मतलब निजी माध्यमिक शिक्षक पद पे हैं, यानी निजी माध्यमिक विद्यालय जो चलते हैं, तो उनसे भी ये सारी आप देख सकते हैं, उनसे भी रजिस्टर्ड हैं, तो उसके लिए आपको 12 वर्ष लगातार आप वहाँ पे सेवा दिए हैं। तो 10 वर्ष लगातार आपको राज्य सरकार वाला, 12 वर्ष निजी विद्यालय, जो देख लीजिएगा कहाँ कहाँ से रजिस्टर्ड है, तो वहाँ का 12 वर्ष का लगातार सेवा होगा। तो इसके बाद आगे है, राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा। अगर माध्यमिक में है 10 वर्ष, उच्च माध्यमिक में लगातार हैं आप 8 वर्ष। तो इसके बाद आगे है सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी से स्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा। यानी जो भी ये निजी विद्यालय वगैरह से संबंधित है वो 10 वर्ष होना चाहिए। देख लीजिए कौन कौन से हैं, और इसमें उच्च माध्यमिक में यानी +2 में है। तो उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो के आधार पर की जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि आप योगदान दे दिए हैं और प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किए हैं तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। या तो आप प्रशिक्षण कर लिए, प्रशिक्षण करने के बाद आप स्कूल में गए, तो स्कूल में गए कि जाहिर सी बात प्रशिक्षण के बाद गए हैं, यानी बाद में कौन हुआ, स्कूल जाना, तो वहां से काउंट होगा। हो सकता है कि स्कूल पहले आप ज्वाइन कर लिए हो, उसके बाद आप प्रशिक्षण लिए हो, तो प्रशिक्षण जब कर लेंगे उसके बाद, प्रशिक्षण मतलब वही बीएड वगैरह जो किए हैं ऊपर में जो हमने बताया था वो ट्रेनिंग जो है। इसके बाद आयु से संबंधित है, तो आयु देख सकते हैं, पंचायत राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत कार्यरत शिक्षक के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी, अलग से इनका नहीं है। फिलहाल जो निजी विद्यालय वगैरह का है ये नाम पढ़ लीजिएगा। इससे संबद्धता प्राप्त विद्यालय कार्यरत शिक्षकों के लिए न्यूनतम आयु 31 वर्ष और अधिकतम आयु 47 वर्ष होगी। आरक्षित वर्ग में शिक्षक के लिए अधिकतम आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रावधानित छूट दी जाएगी, यानी उसमें आरक्षण जो वर्ग के होते हैं वो छूट दी जाएगी। आरक्षण राज्य सरकार के अधीन सीधी नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा आरक्षण प्रावधान प्रभावी होगा। और रोस्टर वगैरह, रोस्टर मतलब रिक्ति वगैरह का जो आता है वो प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय की नियुक्ति प्रमंडल स्तर पर आरक्षण रोस्टर के अनुसार किया जाएगा। ये प्रमंडल स्तर पे होगा, ये याद रखिएगा। प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय का आरक्षण समाशोधन से संबंधित कार्य प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा किया जाएगा। प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आरक्षण बिंदु 1 से प्रारंभ होगा।
नियुक्ति की प्रक्रिया, यानी किस तरीके से नियुक्ति की प्रक्रिया होगा उस पर अब चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने अर्हता को देखा था, यानी कौन से अभ्यर्थी इसमें एलिजिबल हो सकते हैं, कौन से अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं। तो अब नियुक्ति कैसे होगा, किस तरीके से बहाली होगा, इस पर चर्चा करते हैं। बहाली मतलब नियुक्ति, विशेष समझिएगा। इसमें पहला जो है वो है शिक्षा विभाग द्वारा प्रधानाध्यापक कमा उच्च माध्यमिक विद्यालय के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस के बाद आरक्षण कोटिवार अधियाचना आवश्यकता अनुसार आयोग को भेजी जाएगी, यानी आयोग को ये भेजेंगे। इसके बाद सीधी भर्ती हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों की संख्या ज्ञापित करेगा। इसके बाद आयोग क्या करेगा, रिक्तियों की संख्या ज्ञापित करेगा। आयोग द्वारा ज्ञापित आवेदन पत्र में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता एवं अनुभव से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। राज्य सरकार के विद्यालय से भिन्न विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के द्वारा यह प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा कि निर्धारित अवधि में उन्हें वेतन बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त हुआ और इसका साक्ष्य उनके स्तर पर उपलब्ध है। तो ये चीज जरूरी है कि इसे विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। अब क्यों, ये चीज मैं खुल के नहीं बताऊंगा, अब देख लीजिएगा। इसके बाद तीसरा है परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण। पाठ्यक्रम के बारे में आपने पूछा है कुछ कमेंट्स में, तो देखिए ये चीज मैं आपको बता दूं कि आज के मतलब दैनिक भास्कर में भी न्यूज था, लेकिन हमने बनाया नहीं, क्योंकि वहां पे एक 100 अंक का जो चीज लिखा गया था, साथ में जो सीट था प्रधान शिक्षक के बारे में, उच्च माध्यमिक शिक्षक के बारे में सीट करके दिया गया था, वो हमने विशेष नहीं बताया था, क्योंकि ये रिक्ति वगैरह आपको आगे देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित पढ़ लीजिए क्या कुछ है। परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा प्रशासकीय विभाग के परामर्श से किया जाएगा। निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्रों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षा फल का प्रकाशन आयोग द्वारा किया जाएगा। इसके बाद नीचे जो लिखा गया वो है आपका, यह परीक्षा 150 प्रश्नों की होगी। अब ये क्लियर रखिएगा, प्रश्न जो हैं वो कितने होंगे आपके 150, जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। टोटल कितने 150। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, और इसमें एक और चीज याद रखिएगा, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा, 1 अंक का होगा, और इसमें क्या विशेष है वो देखिए। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। ये याद रखिएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा, याद रखिएगा इसमें क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा 0.25। परीक्षा की अवधि जो होगा वो कितने देर का होगा, तो 2 घंटे का होगा। इसके बाद आगे लिखा गया, उक्त परीक्षा के लिए अर्हतांक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग को होगा, यानी कैसे क्या क्या करना है वो आयोग बताएगा, कितने पे क्या क्या होगा। इसके बाद आगे लिखा गया है, आयोग द्वारा संचालित उक्त परीक्षा के आधार पर की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की जाएगी, यानी जो भी परीक्षा वगैरह है उसी के अनुशंसा के आधार पर ये नियुक्ति होगा। अब मान लीजिए कि उसका भी नोटिफिकेशन आएगा, तो उसमें भी तो कुछ चीजें होना चाहिए कि वही आपका किस तरीके से होगा, कितना अर्हतांक वगैरह रहेगा, क्या क्या होगा पाठ्यक्रम में, ये सारी चीज उसमें रहेंगे। इसके बाद आगे क्या लिखा गया है, 7वां जो पॉइंट है, आयोग द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत प्रशासकीय विभाग संतुष्ट ना हो जाए। अब जो भी प्रमाण पत्र वगैरह लगाए हैं वो आपका उससे संतुष्ट ना हो जाए कि अभ्यर्थी प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त है, यानी जब तक ये क्लियर ना हो जाए तब तक वो आप मतलब जांच करते रहेगा। इसके बाद आगे लिखा गया है प्रमाण पत्रों की जांच। अब प्रमाण पत्रों की जांच कैसे क्या क्या है, नियुक्ति प्राधिकार का यह दायित्व होगा कि वे नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्रों सहित अन्य प्रमाण पत्रों की यथा आवश्यक जांच करा लेंगे, यानी ये सब करना है। और ये जो है आपका जो निजी वाले से संबंधिता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र की जांच संबंधित विद्यालय द्वारा, देखिए यहाँ पे क्लियर उन्होंने फिर से किया है, जांच विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र की जांच संबंधित विद्यालय द्वारा उनको बैंक खाते के माध्यम से दिए गए वेतन एवं संबंधित विद्यालय द्वारा सत्यापित वेतन विवरणी के आधार पर करने के उपरांत ही नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। हमने हिंट्स दिया था वो क्लियर यहां इन्होंने कर दिया। इसके बाद प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द कर
करते हुए वेतनादि के मद में दिए गए राशि की वसूली बिहार एंड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के प्रावधानों के तहत करते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये सारी चीजें। इसके बाद है परिवीक्षा अवधि, यानी मान लीजिए भर्ती वगैरह नियुक्त हो गए आप, उसके बाद क्या है? सीधी भर्ती से नियुक्त किए जाने वाले प्रधानाध्यापक के लिए परिवीक्षा अवधि योगदान की तिथि से प्रभाव से 2 वर्षों के लिए होगी, यानी 2 वर्ष रहेंगे आप। इसके बाद परिवीक्षा अवधि हो सकता है कि संतोषजनक नहीं हो। उसके बाद परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाएगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे प्रधानाध्यापक को सुनवाई का एक अवसर देते हुए उन्हें सेवा मुक्त कर सकेगा। इसके बाद बाहर हो सकता है, ऐसा कम ही अवसर आता है लेकिन आ भी सकता है। इसके बाद परिवीक्षा अवधि में प्रधानाध्यापक को विभाग द्वारा विहित सांतिक या अन्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। प्रशिक्षण का कैलेंडर एवं पाठ्यक्रम विभाग द्वारा अलग से निर्धारित किया जाएगा। विभागीय परीक्षा, और ये विभागीय परीक्षा वगैरह का है। इसके बाद संपुष्टि वगैरह अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद वरीयता सूची भी दिया गया है, इसे भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके बाद हस्तांतरण है, तो ये सारी चीज आगे के हैं। प्रधानाध्यापक का पद हस्तांतरित होगा, ये होगा, ये होगा, ये सारी चीज यहाँ पे बने हुए हैं। इसके बाद अनुशासनिक कार्रवाई है, सेवा संबंधित शर्तें हैं, जिसे आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। और अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के बारे में लिखा गया है, यानी मान लीजिए कोई प्रधानाध्यापक है, सेवा काल में उनकी मृत्यु हो जाती है तो उस पर जो भी आश्रित है उनसे संबंधित क्या क्या है, इसे भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिलहाल ये बहाली से संबंधित जो था वो आपका किस तरीके से परीक्षा होगा और उसके ऊपर कौन कौन से इसमें भाग ले सकेंगे, वही विशेष था जो हमने बताया। क्योंकि इसके बाद का ये प्रोसेस तो आपको जानना ही होगा, ये तो आगे पता भी चलता रहेगा। स्टार्टिंग बहाली का स्टार्टिंग तक हम लेके चल रहे थे, और उसके बाद का आप पढ़ना चाहें तो PDF मिलेगा आपको आधे घंटे में, को वहाँ से पढ़ लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह देख सकते हैं। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का है, संजय सर का है, और ये डेट भी देख सकते हैं 18/8/2021 का। ज्ञापांक संख्या आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये पूरा लिख के 1338 लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी दिक्कत होता है तो ये ज्ञापांक संख्या महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखा जाए तो ये मेरे ख्याल से ये पूरा आप अच्छे से समझ गए होंगे कौन से भाग ले सकते हैं। और ये विशेष इसलिए था क्योंकि एक नई नियमावली आया था, इसे जानना चाहिए आपको, क्योंकि आगे शिक्षक बनते हैं, आगे जब भी इसके लिए एलिजिबल होंगे तो इसमें आप भाग ले सकते हैं और मतलब ये तैयारी वगैरह कर सकते हैं। क्योंकि ये जो मेरे ख्याल से ये जो वेतन वगैरह के बारे में तो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे ख्याल से इसका वेतन मिलेगा आपको अच्छा खासा। जो अभी नियोजित है तो उससे संबंधित समझिए अलग ही होगा और अच्छा खासा वेतन होगा मेरे ख्याल से, पुराने ओल्ड वाला। जैसे आज के दैनिक भास्कर में तो ये लिखा गया है पुराना जो मिलता था वो होगा। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है जो पहले से हैं, और आप लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन आपके लिए तो अभी बहुत देर है, क्योंकि अभी तो आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। तो फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।